हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बताया था और हमारा इस ब्लॉक का एलिमेंट्स जो था वो कंटिन्यू चल रहा था। और इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन किया था? तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था पोटेशियम के बारे में। बात समझ में आई या नहीं? हम लोगों ने पोटेशियम के बारे में डिस्कस किया था, प्लस हम लोगों ने गन पाउडर का फॉर्मूला भी देखा था, है ना। आपको गन पाउडर के बारे में मैंने बताया था, है ना। गन पाउडर का मतलब क्या हो गया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बारूद, है ना। और इसके अंदर में क्या था? KNO3 प्लस चारकोल और प्लस सल्फर। ये तीन चीज़ मिलकर के गन पाउडर बना रहे थे, है ना, जिसका कि लगभग इसका परसेंटेज था 75%, इसका 15% और ये जो था ऑलमोस्ट 10% के करीब में था। याद रखिएगा, इसका यूज विस्फोटक के फॉर्म में किया जाता था और हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये सारे के सारे यानी कि हमारा जो पोटेशियम जो है, यानी कि K जिसका फॉर्मूला होता है ना, और पोटेशियम हम इसे बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, और हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। चलिए, तो आज हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सल्फर के बारे में एक बात बता दूं। ये जो विस्फोटक जो होता है, यानी कि इससे जो तैयार किया जाता है, गन पाउडर से जो विस्फोटक तैयार किया जाता है, तो उसमें से हमारे लिए याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होता है वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इट मीन्स जब बारूद ब्लास्ट होता है या पटाखे वगैरह जलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? सल्फर निकलता है, और ये सल्फर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हमारे कैंसर क्या बोलते हैं, लंग्स कैंसर का सबसे बड़ा रीजन बनता है ये। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका था पोटेशियम के बारे में, और आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, पोटेशियम के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। गन पाउडर का जब हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है, तो कि जब पटाखे आपने देखे होंगे कि जो पटाखे जलाए जाते हैं, वैसे सिंपली जो बारूद जो ब्लास्ट होता है वो तो कोई सिंपल ब्लैक कलर का धुआं देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पटाखे का, तो आपने देखा होगा आजकल नए नए तरीके के पटाखे आ गए हैं मार्केट में, जिससे क्या होता है कि आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के कलर्स बनते हैं ना। जैसे आप पटाखे जला देते हो और वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है और वो क्या होता है, अलग अलग टाइप का कलर देता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करते हैं कि ये कलर किस कारण से होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगले एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं गन पाउडर का, जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा बच गया था उसके बारे में, जिसे हम बोलेंगे कलर्स या फिर फ्लेम टेस्ट। मतलब क्या कि पटाखे के अंदर आखिरकार ऐसा क्या मिला हुआ होता है जिससे कि वो अलग अलग टाइप का रंग देता है, या फिर हमें अलग अलग टाइप का रंग अगर बनाना होगा तो हम पटाखे में ऐसा क्या मिलाएंगे जिससे क्या हो जाएगा कि वो जो होगा हमें अलग अलग टाइप का रंग देगा, है ना। कभी ग्रीन चाहिए हमको, येलो चाहिए हमको, व्हाइट चाहिए हमको, रेड चाहिए, जैसा कलर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वो जो होगा कलर देगा। तो उसके लिए हमें उसमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, उस टॉपिक पर ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें कुछ जो होते हैं दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहले होता है बेरियम। याद रखिएगा। दूसरा, एक मिनट में इसका थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। तो याद रखिएगा, बेरियम अगर मिलाया जाता है तो पटाखा जो होता है वो कैसा रंग देता है? ग्रीन कलर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्सियम, या फिर हम बोल सकते हैं एक और होता है लिथियम। क्लियर है? या लिथियम मिलाया जाएगा तो पटाखा कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रोंसियम या फिर लिथियम क्या बनाता है? रेड कलर। इसको याद रखने का ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, SLR, है ना। अक्सर आप नाम सुनते होंगे SLR, है ना, कैमरे वगैरह के मामले में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लिथियम या फिर स्ट्रोंसियम अगर मिलाया जाएगा तो पटाखा कलर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारे पास है कॉपर। ठीक है, कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर अगर हम पटाखे में मिक्स कर देते हैं, यानी बारूद के साथ अगर हम मिक्स कर देते हैं तो ये कैसा कलर देगा? तो याद रखिएगा ये कलर देता है ब्लू। यानी कि अगर हमको ब्लू कलर चाहिए पटाखे में तो हम क्या मिलाते हैं? हम जो होता है वो कॉपर मिलाते हैं। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपने देखा होगा, वैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम के फीते को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का प्रकाश पैदा करता है। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम को अगर हम मिलाएंगे तो कैसा कलर देगा?
वाइट, इट मीन्स वो चमकता हुआ सिर्फ दिखाई देगा, है कि नहीं। तो मैग्नीशियम जो होता है वो कैसा कलर देता है ना। उसके बाद फिर व्हाइट कलर। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम बताइए, आपने सोडियम बल्ब का भी नाम सुना होगा। तो सोडियम कैसा कलर देता है, तो जनरली याद रखिएगा सोडियम बल्ब जो होता है ना, वेपर लाइट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आजकल गाड़ियों पे देखा होगा कि कुछ लोग फॉग वगैरह को कम करने के लिए 4 व्हीलर में येलो कलर का लाइट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो होता है सोडियम जो होता है वो कैसा लाइट दे, वैसा कैसा कलर देगा, तो वो येलो कलर देगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से करके ये जो होता है हमारे पटाखे का कलर बनता है। याद रखिएगा बेरियम होगा तो ग्रीन कलर देगा, स्ट्रोंसियम है फिर लिथियम होगा तो रेड कलर देगा, कॉपर अगर होता है तो ब्लू कलर देगा, मैग्नीशियम होगा तो व्हाइट कलर देगा, सोडियम होगा तो येलो कलर देगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से करके जो होता है हम पटाखों के कलर के बारे में जानकारी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट करते चलिएगा। अब मैं अगला एलिमेंट्स की बात करता हूँ। तो हमारे पास पोटेशियम इस तरीके से करके कंप्लीट होता है। अगला जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एक खास बात याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का एस्क कौन कौन सा होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं एस्क, एस्क मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जहां से इसको प्राप्त किया जाता है ना, मिट्टी में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैग्नीशियम का एक टुकड़ा मिल जाएगा, है ना, एस्क से मिलेगा। एस्क कहते किसे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डेफिनेशन बताया था कि मिट्टी का वह मात्रा बोल सकते हैं, या फिर खनिज हम उसे बोलते हैं, या फिर जो हमारा ओरस होता है वो होता है जिसमें कि उस एलिमेंट्स की मात्रा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है ना। वैसे तो हम अपने यहाँ के भी मिट्टी को चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैग्नीशियम सोडियम सब मिलेगा ही मिलेगा, बट वो मात्रा इतनी कम है कि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना। तो जहाँ पर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसे हम सिंपली एस्क बोलते हैं, है ना। क्लियर है। चलिए तो मैं बात करता हूँ कि मैग्नीशियम कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला एस्क आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम का एस्क निम्नलिखित में से कौन सा है, और ऑप्शन आपको दे देगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो मैग्नीशियम का हमारा सबसे पहला एस्क होता है मैग्नेसाइट। क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेसाइट, जिसे हम बोलते हैं MgCO3, है ना, MgCO3 मैग्नेसाइट। ये क्या है, मैग्नीशियम का एस्क, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, है ना। और आजकल क्वेश्चंस जो होते हैं एस्क वगैरह के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो मैग्नीशियम का पहला एस्क क्या है, MgCO3 मैग्नेसाइट। उसके बाद आपने एक डोलोमाइट का नाम सुना होगा, है ना। डोलोमाइट क्या है, इसका फॉर्मूला होता है MgCO3 इंटू CaCO3। तो याद रखिएगा ये जो डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम का भी एस्क हो जाएगा। और एक बात बताइए, इसमें कैल्शियम भी तो है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये कैल्शियम का भी एस्क हो गया और प्लस मैग्नीशियम का भी एस्क हो गया, है ना। तो डोलोमाइट जो होता है ये दोनों में काम आ जाता है। उसका फिर आपने एक सुना होगा क्या, कार्नेलाइट। ये भी हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का एस्क है। कैसे, देखिए ध्यान से, KCl MgCl2 इंटू 6H2O, ये याद रखिएगा जरूर ध्यान से, ठीक है ना। बाहर नहीं ले जा रहा है, चलिए। तो ये जो KCl जो है MgCl2, अब आप देख रहे होंगे क्या, पोटेशियम भी है मैग्नीशियम भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको पोटेशियम प्राप्त करना है तो भी हम कार्नेलाइट का यूज कर सकते हैं, और प्लस मैग्नीशियम है तो भी क्या होगा, कार्नेलाइट का हम यूज कर सकते हैं। उसका बाद आपने एक सुना होगा जो कि हम बाजार से खरीद करके भी लेके आते हैं, डेट इज सेंधा नमक, है ना। तो आपने देखा होगा क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, इप्सम सॉल्ट, है ना। ठीक है, तो या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है एप्सोनाइट। क्लियर है। तो ये भी क्या है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4, ठीक है, MgSO4 इंटू 7H2O। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सेंधा नमक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो चारों के चारों क्या है, ये हमारे अयस्क हो गए, यानी कि ओरस हो गए, जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है ना। हमारा एस ब्लॉक का अगला एलिमेंट जो होगा वो मैग्नीशियम है। किसके बाद, हम लोगों ने यहाँ पर पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, पोटेशियम के जस्ट बाद हमारा अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम। अब आप डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, मैग्नीसाइट पहला अयस्क हो गया, दूसरा डोलोमाइट हो गया, तीसरा कार्नेलाइट हो गया, चौथा एप्सम सॉल्ट हो गया, है ना, जिसे हम सेंधा नमक के बारे में बोलते हैं, है ना। सेंधा नमक आपने देखा होगा, है ना, क्या MgSO4 इंटू 7H2O। फॉर्मूला भी याद करते चलिएगा, बहुत काम की चीजें हैं ये सब, ठीक है।
चलिए, तो ये हमारा मैग्नीसाइड। अब हम बात करते हैं क्या मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी कि इसका जो है कंपाउंड क्या क्या होता है, मैग्नीशियम से बने हुए यौगिक कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मैग्नीशियम का एस्क देखा, क्या क्या था, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और इप्सम सॉल्ट यानी इप्सोनाइट। याद रखिएगा चारों मेन एस्क है, जिसमें से कि अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो इसमें मैग्नीशियम है, इसमें भी, और इसमें कैल्शियम भी है, वैसे इसमें पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डोलोमाइट जो हो गया वो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का एस्क हो सकता है। सबको रटने का जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें समझ के याद कीजिएगा, अच्छा रहेगा। दूसरा कार्नेलाइट जो हो गया पोटेशियम और प्लस मैग्नीशियम दोनों का एस्क हो सकता है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, तो मैं ये फिल्म टेस्ट को इरेज कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं फिल्म टेस्ट मतलब कौन सा कलर देगा पटाखे वगैरह में, उसको फिल्म टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि बारूद में क्या मिलाने पर कौन सा रंग देगा, मैंने जस्ट उसका एक आपको परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, चलिए अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम का हम लोगों ने ये एस्क देखा, अब हम बात करते हैं कंपाउंड का। ठीक है ना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड यानी कि यौगिक, है ना। किसके, कंपाउंड किसका सर, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम का, है ना। सोडियम 11 होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो आपको सोडियम के बगल में ही मिल जाएगा, है ना। चलिए, कंपाउंड यानी कि यौगिक किसके, मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने में जो सबसे पहला यौगिक आता है वो आता है MgCl2 इंटू 2H2O, है ना। सरकारी हॉस्पिटल में आप गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम दांत भरने के लिए जाते हैं तो हमारा क्या होता है, 1-2 रुपये का पुर्जा कटता है ना, स्लिप मिलता है अपने को, और जा करके दांत दिखा लीजिए। तो बताइए क्या 2 रुपये में सोना चांदी तो दांत में भरने वाले नहीं है ना। तो क्या करते हैं, वो यही भरते हैं मैग्नीशियम का एस्क MgCl2 इंटू 2H2O, जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सोरल सीमेंट। क्लियर है, क्या कहा जाता है, सोरल सीमेंट। ठीक है, बात समझ में आई है ना। ये क्या होता है, दांत भरने के काम आता है। ठीक है, कहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफिस में, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना। डेंटल फाइलिंग, है ना। क्लियर है, वो यही रहता है मैग्नीशियम का, यही कंपाउंड। आपसे पूछा जाएगा मैग्नीशियम का कौन सा कंपाउंड दांतों को भरने में काम आता है। क्लियर है, या दांतों के खाली जगह यानी कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो उसमें जो भर दिया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड इंटू 2H2O, जिसे सोरल सीमेंट के नाम से जाना जाता है। एक खास बात और याद रखिए, व्हाइट कलर का होता है ये, है ना। और ये रेडीमेड पेस्ट बन के आता है अब तो, है ना। ये नहीं कि हाँ आपको वहाँ पर पानी मिला करके पेस्ट बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, रेडीमेड बना हुआ आता है। डॉक्टर क्या करता है, जस्ट उसको पैकेट से बाहर करता है और लगाना शुरू कर देता है ना, दांतों में भर देता है, बात खत्म है। चलिए, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ, एक मिनट इधर थोड़ा जगह कम हो रहा है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, इसको तो जरूरत नहीं है, 2 मिनट बाद फिर हम आएंगे इस पर। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसे MgOH2 का क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझिएगा ध्यान से, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या चीज़ है, MgOH का होल ट्वाइस बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH मान होता है, एक मिनट दूसरा मार्कर कहाँ गया, इसका pH वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 10। इट मीन्स ये कैसा पदार्थ है बताइए, अम्लीय है या क्षारीय है। तो याद रखिएगा जिसका भी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो सब कैसा होता है, वो सब क्षारीय पदार्थ होता है ना। तो ये क्या है, ये हमारा जो है क्षारीय पदार्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्षारीय पदार्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक नाम सुना होगा एंटासिड। ठीक है ना, एंटासिड किसे बोलते हैं, तो एक्चुअली गैस निवारक दवा,
है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसका हम बोल सकते हैं क्या, इनो वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, गैस रिलीवर है। इट मीन्स ये क्या करता है, गैस को खत्म करने का काम करता है। क्यों सर, गैस बना क्यों, कहाँ, हमारे डाइजेशन सिस्टम में HCl का मात्रा ज़्यादा हो गया, इट मीन्स एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया, अम्ल का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। तो क्या किया जाता है, हम इनो वगैरह पी लेते हैं, तो इसको बोला जाता है, ये एक्चुअली में उसके अंदर में एंटासिड होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जिसे गैस निवारक दवाई कहा जाता है, और ये एंटासिड के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एंटासिड क्या है, तो आपको बताना है गैस रिलीवर है, और इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा आता है, ये तो हो गया एंटासिड गैस रिलीवर। उसका फिर हमारे पास में आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हम किसको बोलते हैं, तो एनाल्जेसिक हम बोलते हैं दर्द निवारक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे आपने देखा होगा डिस्प्रिन वगैरह हम ले लेते हैं, है ना, या एस्प्रिन, या तो ये सब जो होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं पैरासीटामोल भी लेते हैं, या फिर जो भी दवाइयाँ वगैरह आती है, तो ये सब क्या होता है, पैरासीटामोल दोनों में काम आ जाता है ना। इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगा, और प्लस यहाँ भी। इट मीन्स ऐसे मेडिसिन जो कि हमारे बॉडी से पेन को रिलीफ, पेन से हमें रिलीफ दिलाता है, एनाल्जेसिक कहलाता है। एनाल्जेसिक का सीधा सा अर्थ हो गया दर्द निवारक दवा, है ना, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो कि लगभग थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट सबका होता है, बट साइड इफेक्ट न पहुंचाते हुए हमारे पेन को कम करता है, हमारे दर्द के एहसास को कम कराता है, तो एक्चुअली वो होता है एनाल्जेसिक, ठीक है। अब अगर हम तीसरा इसके बात करते हैं, इसके बाद, ठीक है, तो एनाल्जेसिक हो गया, उसके बाद आ जाता है एक एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं तापरोधी। याद रखिएगा, मतलब क्या करता है ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, कब, जैसे कि बुखार वगैरह हो जाता है तब, है ना, तो हम क्या करते हैं पैरासीटामोल, शॉर्ट में उसको PCM बोलते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत समझिएगा। तो ये पैरासीटामोल जो होता है ना, एक्चुअली मेडिकल टर्म में इसको PCM बोला जाता है। PCM का मतलब मेडिकल टर्म में जो होता है वो पैरासीटामोल होता है, और जब हम एजुकेशनल टर्म की बात करते हैं, जब हम 12th क्लास में होते हैं, तो PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होता है, जो तापरोधी होता है, तापरोधी मतलब ये क्या करता है, शरीर के तापमान को कम करने का काम करता है, ठीक है ना, तो ये एंटीपायरेटिक होता है। उसका फिर चौथा हमारे पास आ जाता है एक, आपने ये भी नाम सुना होगा, है ना, ट्रैंकुलाइजर्स, है ना, ट्रैंकुलाइजर्स तनाव रोधी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या करता है ये जो होता है ट्रैंकुलाइजर्स मेडिसिन वो होते हैं जो हमारे डिप्रेशन वगैरह या नींद नहीं आना या और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है टेंशन के वजह से, तो ये क्या करता है, ट्रैंकुलाइजर्स मेडिसिन जो होता है वो क्या करता है, इसको कम करने का काम करता है ना। जैसे आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वो बोलते हैं इसको ट्रैंकुलाइजर्स मेडिसिन चलाओ, मतलब क्या हो गया, ये टेंशन में रहता है और इसको नींद नहीं आता है। तो टेंशन में जब इंसान रहता है और नींद नहीं आता है, तो वो तनाव को कम करने का काम करता है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रैंकुलाइजर्स जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर एक और हमारे पास में है, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एंटी हेलमेंथिक, ठीक है ना, एंटी हेलमेंथिक यानी कि इसको हम बोलते हैं कृमि रोधी, ठीक है। कृमिरोधी का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा एक मार्केट में टैबलेट आता है, ये आजकल गवर्नमेंट जो होती है वो फ्री में भी खिलाने का काम करती है स्कूल में, है ना, फिर आंगनवाड़ी आशा वगैरह जितनी भी होती हैं वो लोग गांव मोहल्ले में ये सारे एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन जो होता है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपने एल्बेंडाजोल का नाम सुना होगा, है ना, एल्बेंडाजोल, ये क्या करता है, ये हमारे पेट के अंदर जो कृमि हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उसको क्या करता है, ये मारने का काम करता है ना। डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि हर 6 महीने में जो है सो आप एक बार कम से कम कीड़े का दवाई खाइए, है ना। खाना पीना बहुत मतलब कि अननेचुरल होता चला जा रहा है, तो पेट में बहुत सारे कीड़े बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमको यही ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, सॉरी ट्रैंकुलाइजर्स नहीं, एंटी हेलमेंथिक देते हैं। इट मीन्स एल्बेंडाजोल आता है या फिर मेवेंथ आता है या बहुत सारा और भी टैबलेट्स आते हैं, तो ये सब जो होता है वो कृमिरोधी होता है ना। इट मीन्स ये क्या करता है, बॉडी के अंदर में जो कृमि पैदा हो रहे हैं, है ना, जो कीड़े पैदा हो रहे हैं उसको क्या करता है, समाप्त करने का काम करता है। तो ये सब था हमारा कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, याद रखिएगा, पहला सोलर सीमेंट, दूसरा
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। और याद रखिएगा मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाऊंगा पीरियोडिक टेबल, है ना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें से जो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और मैं आपको हर एक टॉपिक को टच करता हुआ चलूंगा जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा इस चैनल पे, और एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनके स्कूल वगैरह में बहुत सारा कंपटीशन होता है ना, तो वहाँ पर ये सारा का सारा नॉलेज आपके काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको जरा वीडियो को पॉज करके 1 सेकंड नोट कीजिएगा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को मैं जो हूँ सो इसको इरेज करता हूँ, और उसके बाद फिर हम अगले एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एलिमेंट जो होगा, हमारा ये क्या खत्म हो गया, मैग्नीशियम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद फिर कैल्शियम का। कैल्शियम आप जानते ही होंगे, नाम भी आपने सुन रखा होगा, है ना। कहाँ पाया जाता है बताइए, तो हमारे बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है ना, हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, और वो भी कितनी मात्रा में बताइए। तो याद रखिए हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 60 to 70% कैल्शियम और फास्फोरस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर हम दांतों की बात करते हैं तो लगभग 92% कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, ठीक है ना। हमारा अगला जो होगा, है ना, फॉर्मूला होता है Ca। कहाँ से मिलता है सबसे ज़्यादा, तो हमें पता है दूध से मिलता है कैल्शियम, है ना। टीवी में भी आपने ऐड देखा होगा, मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कैल्शियम, इसके एस की बात करते हैं। तो कैल्शियम के अगर एस की बात करेंगे, यानी कि और कहाँ से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था डोलोमाइट। फॉर्मूला क्या था सर डोलोमाइट का, तो आपने देखा था कि डोलोमाइट का फॉर्मूला था MgCO3 इंटू CaCO3। अब आप एक चीज गौर कर रहे हो क्या, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम जो है यहाँ पर भी है और कैल्शियम फिर से यहाँ पर है। इसका मतलब ये हो गया कि डोलोमाइट जो है ना वो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का एस्क है। मैग्नीशियम अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था और कैल्शियम हम अभी देख रहे हैं। तो ये जो डोलोमाइट है ये क्या है, ये दोनों में काम आ जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा डोलोमाइट किसका एस्क है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कैल्शियम का भी और प्लस मैग्नीशियम का भी, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो ज़्यादा बेस्ट है, फॉर्मूला से आप 2 मिनट में पकड़ लोगे कि क्या है, ठीक है ना। चलिए दूसरा हम बात करते हैं डोलोमाइट जो होता है ना, उसका देखा आपने नाम सुना होगा एस्बेस्टस, ठीक है ना। एस्बेस्टस प्योर नेम एस्बेस्टस, लोग एल्वेस्टर बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, देयर आर सो मेनी नेम्स, बट हमें याद रखना है ना एस्बेस्टस। क्या नाम याद रखना है, एस्बेस्टस। होता क्या है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSiO2। बात समझ में आया कि नहीं, CaSiO2 इंटू MgSiO2। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं ये, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। क्या चीज, एस्बेस्टस। छतों पे देखा ना, लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, और उसके ऊपर छत के ऊपर एस्बेस्टस डाल देते हैं। हम उसको लोकल अपने लैंग्वेज में एल्वेस्टर बोल देते हैं, कभी कुछ। तो एक तो वो होता है जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है ना, शीट टाइप में, और एक जो होता है वो सीमेंट जैसा हमको दिखता है बना हुआ, एक्चुअली सीमेंट नहीं होकर के वो एस्बेस्टस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सीमेंट से अगर उतना पतला अगर लेयर बनाया जाएगा तो वो आसानी से टूट जाएगा, तो वो क्या होता है, एस्बेस्टस होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट से बना हुआ एस्बेस्टस होता है ना। अब कुछ क्वालिटीज होती है एस्बेस्टस की, क्या चीज पता है, छत पे इसको तो हम लगाते ही लगाते हैं, लेकिन आपको पता है कि एस्बेस्टस जो होता है वो क्या होता है, वो फायर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ मटेरियल। याद रखिएगा ये फायर प्रूफ मटेरियल है। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं अग्निरोधी। तो एक बात बताओ मुझे कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो लोग बेचारे आग बुझाने के लिए आग के बिल्कुल करीब चले जाते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनको नुकसान हो जाएगा। तो उनके ड्रेस में भी कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है फायर प्रूफ ड्रेस बनाने में। बात समझ में आया कि नहीं, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में।
क्लियर है। तो जो है हमारे पास में अग्निरोधी वस्त्र बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्बेस्टस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घरों की छतों के ऊपर जो आपको दिखता है वो भी क्या है, वो भी एक एस्बेस्टस ही है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसके बात करते हैं, इसका तीसरा एस्क कौन सा है। एस्क बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन है जो हमारे लिए यूजफुल है या जिसका ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है या जिससे ज्यादा मात्रा में कोई चीज प्राप्त किया जाता है, हम उन सारे ओरस के बारे में बात करें, उन सारे एस्क के बारे में बात करें। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है जिप्सम। आपने बहुत बार नाम सुना होगा जिप्सम। ये करता क्या है, याद रखिएगा, सीमेंट जब हम बनाते हैं ना, तो सीमेंट जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि चूने का पत्थर, उसको पीस करके सीमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन उसके साथ में उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्या करता है, याद रखिएगा कि उसको एक प्रॉपर वे में जमने में हेल्प करता है ना। सीमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी जम जाएगा, बहुत जल्दी जम जाएगा। तो सीमेंट अगर इतना जल्दी जम गया तो पता चला कि अभी हमारा घर का फ्रेम ठीक ढंग से बन भी नहीं पा रहा है, और हमने उसमें सीमेंट को मिक्स करके डाला और वो तुरंत जम गया। तो उसके जमने में थोड़ा सा समय लगे, इसीलिए क्या किया जाता है, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, और एक बात और, जिप्सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। चलिए आइए हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जिप्सम, ठीक है, क्लियर है। तो जिप्सम जो होता है वो क्या होता है, वो कैल्शियम सल्फेट है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कैल्शियम सल्फेट कब, जब इसमें डाइहाइड्रेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट इंटू डाइहाइड्रेट। मतलब क्या होगा, कैल्शियम के साथ में दो जो है वो जल का एटम यानी जल का अणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि जिप्सम को अगर मैं गर्म करना शुरू कर दूं, हीट है ना, ट्रायंगल का साइन होता है हीट के लिए, याद रखिएगा। कभी कभी कोई इक्वेशन के बगल में अगर आपको ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ऊपर की तरफ जनरली रहता है ये, तो ये क्या हो जाता है, ये जो होता है वो हीट को बताता है ना। मैं आपको लिख भी दिया हूँ, प्लस ऐसा साइन भी दे दिया। 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा, पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, एक सेकेंड, गर्म होने के बाद ये बनाएगा CaSO4 इंटू, एक सेकेंड, हाफ H2O। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या बनाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, POP। शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं POP, और इसका डिटेल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किससे बनाया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस सर, जिप्सम से ही। मतलब क्या हो गया कि हम जिप्सम ले लें, या फिर हम इसकी जगह पे क्या ले लें, CaSO4 इंटू 2H2O। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्या बनाएगा, ये जो होगा बनाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इट मीन्स ये क्या बनाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। डोलोमाइट जो होता है इसका एस्क है MgCO3 इंटू CaCO3। डोलोमाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एस्क हो गया। उसके बाद एस्बेस्टस की हम बात करते हैं, तो एस्बेस्टस जो होता है वो हमारे छतों पर जो इस्तेमाल किया जाता है ना, इसे मैं लिख देता हूँ ना, छत के लिए प्रयोग। तो एस्बेस्टस जो होता है वो जो लोग छत के ऊपर डाल देते हैं ना, एल्वेस्टर उसको एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट वो एस्बेस्टस होता है उसका सही नाम। कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट से तैयार किया जाता है। उसके बाद एस्बेस्टस में जो होता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सिलिकेट होता है, उससे एस्बेस्टस तैयार किया गया, और इसमें आग को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है ना। फायर प्रूफ बोला जाता है, आग से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए फायर प्रूफ मटेरियल्स या फिर फायर प्रूफ ड्रेस बनाने के लिए, है ना, दोनों तरीके की, यानी कि फायर प्रूफ कोई सामान बनाना है या फिर फायर प्रूफ ड्रेस बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एस्बेस्टस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बताए, जैसे हीटर वगैरह जो जलता है, तो हीटर का कॉइल जो होता है वो आपने देखा होगा प्लेट में सेट होता है। तो हीटर का कॉइल अगर एक प्लेट के अंदर सेट है, तो प्लेट किस तरीके का होना चाहिए, है ना, ताकि उसको उस गर्मी से, उस आग से कोई फर्क ना पड़े। तो वो सभी जिप्सम से तैयार किया जाता है ना, ये सॉरी एस्बेस्टस से तैयार किया जाता है। अब आपने एक और नाम सुना होगा जिप्सम। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला होता है, और जिप्सम को ही गर्म करके सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिप्सम को ही गर्म करके क्या करते हैं हम,
हम पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे ये तीनों के तीनों जो थे वो हमारा क्या कैल्शियम का मेन अयस्क हो गया। इट मीन्स ये सब जो हो गया जिससे हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए जरा स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका कंपाउंड वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब हम बात करते हैं क्या कि हमारा जो ये कैल्शियम का जो अयस्क है ये हमारा कंप्लीट होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसके जस्ट बाद अब हम चलने जा रहे हैं कैल्शियम का जो कंपाउंड है उसके ना, इसी के साथ हमारा जो होगा एस ब्लॉक जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक में इतना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना, कैल्शियम तक में। इसका थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में हम 5 मिनट और बात कर लेते हैं बस। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये क्या किया जाता है, चूना पत्थर के साथ में मिक्स करके सीमेंट तैयार किया जाता है। ज़्यादा मात्रा नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का मात्रा कितना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मात्रा चूना सीमेंट में कितना होता है, तो आपको याद रखना 2 से 3% होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। है ना, कैल्शियम के यौगिक। चलिए, तो कैल्शियम के यौगिक में अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा CaO, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इसे हम क्विक लाइम से भी नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम बिना बुझा चूना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैल्शियम ऑक्साइड ये इसका कंपाउंड होता है ना। कैल्शियम जो होता है वो इसका कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ना। कैल्शियम का हम लोगों ने क्या बोलते हैं, कोरस को देखा, एस को देखा, और उसमें हमें पता चल गया कि कैल्शियम का भी और कई सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम का एस सेम है। अब हम बात करें उसके कंपाउंड का, तो क्विक लाइम आपने सुना होगा, बिना बुझा चूना। इसे एक और नाम से जाना जाता है कली चूना, है ना। जो आपने देखा होगा घरों में जो चूना लगाया जाता है तो वो कैसा होता है, कली चूना होता है। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो डायरेक्ट क्विक लाइम। और जो आपने देखा होगा कि रिएक्शन होता है, जब हम चूने को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत तेजी से गर्म होना शुरू हो जाता है, बुलबुले देना शुरू कर देता है ना। और देखा होगा पानी जो होता है वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है। अगर आप गलती से उसको प्लास्टिक के किसी बर्तन वगैरह में रख दोगे, टब वगैरह में, तो पता चला है कि वो तक पिघल जाता है, मतलब गल जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्यों, क्योंकि याद रखिएगा क्या रिएक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। CaO + H2O। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये जो होता है जल के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaO, है ना। तो ये क्या बनाएगा, जल के साथ मिल करके, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो हमारा दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और प्लस साथ में एक मिनट मैं नाम लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मिल्क ऑफ कैल्शियम। क्लियर है? ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर मिल्क ऑफ कैल्शियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, आपने देखा होगा ना, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बुझा चूना का, है ना, आप जो है फॉर्मूला बताइए, तो आपको बताना है बुझा चूना किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और शुष्क चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो आपको वहां पर बताना है कैल्शियम ऑक्साइड को, और बुझा हुआ चूना किसे बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपने एक चीज देखा है क्या कि जो लोग तंबाकू वगैरह के साथ में जो चूना खाते हैं, तो वो जो चूना होता है वो एक्चुअली ये बुझा हुआ चूना होता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं? अब क्यों खाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने देखा है कई सारे लोगों को कि तंबाकू के साथ थोड़ा सा चूना लेकर के और मिक्स कर लेते हैं, है ना। घरों में भी चूना लगाते हैं, है ना। तो घरों में चूना लगाते हैं तो कौन सा चूना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको पानी में मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके तब बुझा हुआ चूना लगाते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप घर में चूना लगाओगे तो फिर बाद में, है ना, घर में फिर से चूना लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो, नहीं तो फिर, है ना, घर में अगर अभी चूना लगाओगे तो फिर बाद में भी चूना ही लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा कहाँ कहाँ होता है सर, तो ये होता है लाइम स्टोन, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइम स्टोन में और मार्बल में, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइम स्टोन और मार्बल में। लाइम स्टोन चूना पत्थर, मार्बल संगमरमर। ताजमहल आपने देखा? तो ये जो ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ वो कैसा है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इट मीन्स मार्बल है वो, है ना। कुछ विशेष टाइप का मार्बल है जो जल्दी खराब नहीं हो रहा, पूरे व्हाइट कलर का है। और अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो रहा है, जो आप देख रहे हो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है ना, एसिडिक रेन वगैरह हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वो जो मार्बल है वो खराब होना शुरू हो गया है ना। तो वहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी आस पड़ोस में सबको बंद कर दिया गया, उन सबको अलग शिफ्ट कर दिया गया ताकि हमारा ताजमहल जो है वो सुरक्षित रह सके, है ना। ताकि वो, इसको बोलते हैं स्टोन कैंसर, है ना। स्टोन कैंसर मतलब स्टोन खराब होना शुरू हो गया। चलिए तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या कहलाता है? लाइमस्टोन या फिर मार्बल, है ना। अब हम बात करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जरा, ठीक है ना। मैं इसको यहीं पर आगे इरेज कर देता हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके 2 मिनट पहले और आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको और देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या यूज है ना। कैल्शियम का कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या यूज में आ रहा है, और इससे हम कुछ और भी काम में ले आते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर सबने नाम सुना होगा, ब्लीच तो सुना ही होगा ना। तो ब्लीच का मतलब ही होता है कि गंदगी को दूर करने वाला, याद रखिएगा। तो गंदगी को दूर करने वाले में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो वो भी कैल्शियम का ही बना हुआ होता है। चलिए हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसे हम एक और नाम से क्या जानते हैं बताइए? इसे हम एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? आपने नाम सुना? हाइपो, है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीच पाउडर को हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण। हाइपो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये क्या काम आता है बताइए? तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस फॉर्म में? जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक मतलब क्या करेगा? ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो पानी वगैरह को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है इसको ये समाप्त कर देता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जितना भी एरिया जो बैक्टीरिया वगैरह होता है हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे किया जाता है ना जगह जगह पे, ताकि क्या हो जाएगा, जितने भी जीवाणु वगैरह है वो सब समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से करके ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड जो है कैल्शियम का है। इसके बाद एक और आपने कांच, है ना, सिलिका सुना होगा। चलिए आ जाते हैं, उसमें भी कैल्शियम का यूज होता है, आते हैं वहाँ पर भी टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण COCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, जीवाणुनाशक की तरह इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद, एक आपने नाम सुना होगा कांच, ठीक है ना, है ना, ग्लास। अब एक बात बताइए कि कांच जो होता है
तो ये कांच बनाया कैसे जाता है? तो हमें पता है कि सिलिका का इस्तेमाल करके कांच तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या चीज़ का? सिलिका। और ये सिलिका होता क्या चीज़ है? तो आपने रेत देखा होगा ना, बालू, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ चमकीले चमकीले पदार्थ होते हैं बहुत सारे ना, कहीं बालू वगैरह लाके ट्रक से और रखा हुआ हो, और अगर आप वहाँ ध्यान से देखोगे, खास करके जब उसमें का मॉइस्चर वगैरह खत्म हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको कुछ चमकता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली वही होता है सिलिका। इसे SSC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा SSC। कांच के कंपाउंड्स को याद रखने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा? SSC। ठीक है, चलिए क्या क्या होता है इसमें ध्यान दीजिएगा। सोडियम सिलिकेट, दूसरा जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? सिलिका। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट। मतलब क्या हो गया? अगर कांच के कंपाउंड को अगर आपको याद रखना है तो बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज करना है, SSC। SSC के एग्जाम आप देते हो ना, डेट इज सेम। सोडियम सिलिकेट, इस S से हो गया सोडियम सिलिकेट, इस S से हो गया सिलिका, और C से हो गया कैल्शियम सिलिकेट। ये तीनों को मिला करके क्या किया जाता है? कांच तैयार किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? कांच के बारे में खास बात है, जिसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं अति शीतित द्रव। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि एक द्रव, द्रव हम किसे बोलते हैं? लिक्विड किसे बोलते हैं? जिसमें बहने का गुण होता है, यानी कि जिसके अंदर में फ्लो हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अतिशीतित द्रव का सीधा सा मतलब हो जाता है कि वह द्रव जो कि कैसा हो? कूल फॉर्म में हो, कोल्ड हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह कि कांच के अंदर में फ्लो का जो गुण आता है, यानी कि बहने का जो गुण आता है, वो कैसे आता है वो समझिएगा। कि कांच के जो एटम होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन कांच कोई क्रिस्टल वगैरह के फॉर्म में नहीं होता है, तो एक नॉर्मल संरचना होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी बिल्डिंग वगैरह में जो कांच लगा देते हैं, तो अगले 5-10 साल बाद जो कांच लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में उसका नीचे और ऊपर का जो गेज से जो मोटाई मापा गया है, तो मोटाई दोनों का एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कांच का अगर एक टुकड़ा है, सॉरी, ये अगर किसी बिल्डिंग में अगर लगाया जाता है, किसी खिड़की वगैरह में लगाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अभी तो ये यहाँ पर का इसका मोटाई जैसा होगा, है ना, जैसा ये जितना मोटा होगा, ये यहाँ भी उतना ही मोटा होगा, है कि नहीं? लेकिन अगले 10 साल के बाद क्या होगा पता है? ऊपर का हिस्सा पतला हो जाएगा और नीचे का हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा फैल जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी अति शीतित द्रव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये हर एक कांच के साथ हो रहा है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये भी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही है। हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कूल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ है, इसलिए वो एक फ्रीजन फॉर्म में है, यानी कि जमा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि हम जो कांच देखते हैं वो अलग अलग कलर का होता है। अच्छा, कांच किस किस से मिलकर बना हुआ ये तो समझ में आ गया, सोडियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसे हिंदी में भी वही बोलेंगे, है ना, हिंदी में भी कोई अलग से नाम नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ सोडियम सिलिकेट। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा सिलिका, और ये हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट मिलकर के क्या बना देता है? कांच बना देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कांच में कलर क्यों आते हैं। आपने देखा होगा कांच अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। कांच एक्चुअली प्लेन होता है, लेकिन क्या किया जाता है, इसमें कुछ मेटल के ऑक्साइड मिला दिए जाते हैं, धातु के ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड मिलने के कारण जो होता है कांच अलग अलग कलर में आता है। ठीक है, चलिए कलर ऑफ ग्लास, कांच का रंग। सिलिका का बात चला है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं 2 मिनट और। सबसे पहले याद रखिएगा, यूरेनियम ऑक्साइड मिलाने से कांच का कलर कैसा बनेगा?
येलो बनेगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं कोबाल्ट ऑक्साइड, अगर इसको मिला दिया जाए तो कांच कैसा बन जाएगा? ब्लू कलर का बन जाएगा, याद रखिएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, तो इससे कांच कैसा बन जाएगा? ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कॉपर ऑक्साइड, तो कांच कैसा बन जाएगा बताइए? कॉपर ऑक्साइड से कांच बन जाएगा रेड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कलर हैं जो कि कॉमन है ना। आजकल तो दुनिया में और हजारों तरीके के कलर्स बन रहे हैं, बट ये कुछ मेन जो थे। हाँ, अगर इसी के साथ में ये जो ब्लू कांच बना ना कोबाल्ट ऑक्साइड से, अगर आयरन ऑक्साइड और प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड है ना, और इसके साथ में अगर क्रोमियम ऑक्साइड, तीनों को मिला दिया जाए तो कांच का कलर कैसा हो जाएगा बताइए? कांच का कलर हो जाएगा ब्लैक। बात समझ में आया कि नहीं? कहने का सीधा सा अर्थ इतना ही है कि यूरेनियम ऑक्साइड येलो, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू, क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन और कॉपर ऑक्साइड रेड। और जब हमने आयरन ऑक्साइड को कोबाल्ट ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ मिला दिया तो कांच का कलर कैसा हो गया? ब्लैक हो गया ना। जैसे आपने देखा होगा कई सारे रंगों को कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें अगर कई सारे रंगों को अगर एक साथ मिला दिया जाता तो ब्लैक कलर बन जाता है। तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये एस ब्लॉक का आज का ये वीडियो खत्म होता है और इसी के साथ हमारा एस ब्लॉक भी खत्म हो रहा है। एस ब्लॉक मैंने आपको पीरियडिक टेबल में बताया था, जो स्टार्टिंग की 2 लाइनें होती है ना। मैं एक्चुअली डेली पीरियडिक टेबल से आपको बताना भूल जाता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पीरियडिक टेबल पहले दिखाऊंगा। तो एस ब्लॉक हमारा फिनिश हो रहा है, इसके बाद फिर हम पी ब्लॉक पे आएंगे, कुछ जो मेन एलिमेंट्स है उसके बाद पढ़ेंगे, फिर बीच में संक्रमण तत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू रहिएगा। और पी ब्लॉक में से भी कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं है ना, कुछ सेमीकंडक्टर होंगे, अर्धचालक होंगे है ना, और कुछ मतलब सॉरी सेमीकंडक्टर बोल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर में जो यूज किया जाता है ना, वो सारे मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जो पी ब्लॉक में जितने भी आते हैं, कुछ नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, अक्रिय गैस जिसको बोला जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।